हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, राइट। और जैसा कि हम लोग लगातार एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, आपको पता ही होगा कि इस समय हमारी सीरीज चल रही है एमसीक्यूज की, जिसमें पॉलिटी और हिस्ट्री ये मैं खुद, ये मेरे अंडर में है, इसे मैं टेकल कर रहा हूं। और इसमें मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं टॉप एमसीक्यूज, राइट, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो और इनका इंपॉर्टेंस केवल ये नहीं है कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है या इनमें से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली फंस जाएगा। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप एग्जाम रेडी हो जाएंगे, एग्जामिनेशन मोड में आ जाएंगे। और आपका मतलब आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है या इस टॉपिक पे आपकी कितनी कमांड है, वो आप इसको खुद को इवेल्युएट भी कर सकते हैं, राइट। तो शुरू करते हैं। और आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं आपके लिए, जुडिशरी, इनफैक्ट आज नहीं, इसके 2 पार्ट पहले हो चुके हैं और ये जो है इसका पार्ट 3 है, राइट। एंड परहैप्स इट विल बी द फाइनल पार्ट। तो शुरू करते हैं इसको। एंड फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस वन: विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द हाई कोर्ट इन इंडिया? इनमें से हाई कोर्ट के बारे में क्या सही नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच अमंग द फॉलोइंग, एक हमें बताना है, राइट। मतलब हाई कोर्ट के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से एक कोई सही नहीं है, राइट। तो वो हमें बताना है, देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? द सेकेंड अपील टू द हाई कोर्ट इज विद इन इट्स डाइबल एपिलेट जुरिस्डिक्शन। ये यहां पे प्रिंटिंग एरर है, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या है। खैर बाकी देखते हैं, बाकी के स्टेटमेंट। एवरी जज ऑफ अ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। यस, बिल्कुल सही है। हमें क्या बताना है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? ओके, नॉट, ये तो सही है। गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। ओके, मिल गया हमें अपना आंसर। पहला तो सही, समझ में आ नहीं रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ टाइपिंग एरर है, बट यहाँ पे ये गलत है। गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। इनफैक्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो या हाई कोर्ट के जजेस हो, इधर द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, they are appointed by the president only, right? So even the judges of high court are also appointed by the president, right? So ये सी तो गलत है। और चौथा क्या है? हाई कोर्ट में एक्सेप्ट अ पिटीशन रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बिल्कुल सही बात है। पीआईएल आप हाई कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में तो कर ही सकते हैं, हाई कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं, राइट। सो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सही नहीं है। इसमें क्या लिखा है? गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। इनफैक्ट नॉट गवर्नर, इट इज प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, राइट। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन: द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर चार्ज्ड टू दी। ओके, क्या लिखा है? हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी और अलाउंसेस वो कहां से आता है? चार्ज टू दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सीएफआई ऑफ स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट। कॉन्टिजेंसी फंड से तो कोई मतलब ही नहीं है, राइट। तो अगर आपको ये नहीं पता और तुक्का भी लगाना होगा तो आप क्या करेंगे? सी और डी को तो पहले एलिमिनेट कर देंगे, राइट। कॉन्टिजेंसी फंड का तो पर्पज ही अलग होता है, वो सैलरी वगैरह के लिए होता भी नहीं है, राइट। तो इसे सी और डी को तो आपने एलिमिनेट कर दिया, बचा ए और बी, राइट। तो यहां पे सही आंसर क्या है? यहां पे सही आंसर हो जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। जो हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी आती है वो कहां से आती है? उस स्टेट से, जिस स्टेट में वो हाई कोर्ट सिचुएटेड है, उसके कंसोलिडेटेड फंड से, राइट। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट या प्रयागराज हाई कोर्ट, तो वहां के जजेस की सैलरी कहां से आएगी? फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूपी, राइट।
सिमिलरली जोधपुर हाई कोर्ट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ राजस्थान, जबलपुर हाई कोर्ट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ एमपी, राइट। तो इस तरीके से होता है। और ऐसे हाई कोर्ट्स जिनकी एक से ज्यादा बेंचेस हैं, मतलब एक हाई कोर्ट उसके जुरिस्डिक्शन में और भी स्टेट आ जा रहे हैं, जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में अरुणाचल प्रदेश भी आ जाता है, मिजोरम भी आ जाता है, राइट, नागालैंड भी आ जाता है। तो फिर वहां के जजेस की सैलरी कहां से आएगी? वो सारे स्टेट कंट्रीब्यूट करेंगे, राइट, मतलब हर स्टेट के सीएफआई से कंट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इस तरीके से होता है, राइट। सीएफआई, सॉरी मैं सीएफआई बोल रहा हूं, सीएफआई तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो गया, हर स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से कंट्रीब्यूट किया जाएगा, राइट। तो जजेस, हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं आती है, वो आती है उस स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से जिसमें वो हाई कोर्ट सिचुएटेड है, राइट। पहली बात। दूसरी बात, एक बात यहां पे कैच है। कैच क्या है? सैलरी और अलाउंसेस की अगर बात की जाए तो वो तो आती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, लेकिन हाई कोर्ट के जजेस का पेंशन कहां से आता है? पेंशन आता है सीएफआई से, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, राइट। तो ये आपको याद रखना है। हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी, उनकी सैलरी अलाउंसेस, ये आते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट जिसमें वो हाई कोर्ट सिचुएटेड है। लेकिन हाई कोर्ट के जजेस की पेंशन ये आती है सीएफआई से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये बात आपको याद रखनी है, राइट। तो ये भी बार बार पूछता है, पेंशन भी अलग से पूछता है कि कहां से आता है, राइट। तो ये है। सो हियर इन दिस केस द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन जो इतना देर मैंने एक्सप्लेन किया, अगला ही क्वेश्चन वही है, राइट। क्या पूछ रहा है ये? पेंशन ऑफ द रिटायर्ड हाई कोर्ट जज इज चार्ज टू दी। अभी इसको मैंने इतनी देर तक एक्सप्लेन किया, राइट, तो आपको याद ही हो गया होगा। कहां से आती है पेंशन? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट वेयर ही लास्ट, ओ सॉरी, यहां पहला ही आंसर राइट आंसर है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, राइट। पेंशन की बात हो रही है ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बाकी ये तीनों ही ऑप्शन गलत होंगे, इसे मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया आपको, ठीक है। जो पेंशन होती है हाई कोर्ट के जज की, वो कहां से आती है? फ्रॉम सीएफआई, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ओके, मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन which is right now on your screen. The age of a retirement of a high court judge is, okay, इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग। आप इसके पार्ट 1 या पार्ट 2 में आप देखिएगा। वैसे यहां पे तो हम डिस्कस करने जा ही रहे हैं। द एज ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज कितनी होती है? इट इज ऑप्शन सी 62, राइट। सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज होती है 65 और हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज होती है 62, राइट। और ये डिमांड हो रही है कि इसको भी 65 किया जाए। इनफैक्ट जो 114th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामेंट में पेंडिंग है, वो क्या है? वो हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज को 65, उससे रिलेटेड ही है, इसको 65 करने की, राइट। बट अभी के लिए क्या है? हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज कितनी है? 62। ओके, सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बाय एंड लार्ज फैक्चुअल टॉपिक ही है, हाई कोर्ट से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, राइट। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने इसमें इंक्लूड किया है। ये क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ओवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन किस हाई कोर्ट का है? मतलब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वो किस हाई कोर्ट के अंडर आता है? कैलकाटा हाई कोर्ट, राइट। ये आपको याद रखना है, कैलकाटा हाई कोर्ट। तो जो कैलकाटा हाई कोर्ट है उसके ज्यूरिसडिक्शन में ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल तो आता ही है,
प्लस अंडमान एंड निकोबार भी आता है, द यूटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार, राइट? सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मतलब यहां तो मैंने एक आपको बताया ना, एक एग्जाम्पल आपको बताया कि कलकत्ता हाईकोर्ट मतलब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वो किसके जुरिसडिक्शन में आता है, तो कलकत्ता हाईकोर्ट। बट ऐसे जितने भी हाई कोर्ट हैं जिनका जुरिसडिक्शन अपने स्टेट से बाहर भी है, जहां वो सिचुएटेड है उससे बाहर भी है, राइट, उनकी और भी ज्यादा बेंचेस हैं, तो वो आपको वो पूरा एक आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, राइट? जैसे इस क्वेश्चन में कलकत्ता हाईकोर्ट आंसर है, तो फिर मुंबई के बारे में भी पूछ सकता है, गुवाहाटी के बारे में भी पूछ सकता है, तो वो आपको आइडिया होना चाहिए। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां पे 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें क्या बताना है, विच वन ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, देखते हैं। देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया, बिल्कुल सही है। पंजाब, हरियाणा एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ हैव अ कॉमन हाई कोर्ट, एब्सोल्युटली राइट। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैज हाई कोर्ट ऑफ इट्स ऑन, एब्सोल्युटली राइट। तीनों ही सही है, राइट? तीन ही है ना? हाँ, यस, 3 स्टेटमेंट है, तीनों ही सही है। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1, 2 एंड 3, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इंडिया में टोटल कितने हाई कोर्ट है? टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं, राइट? देयर आर टोटल 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया, और पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ इनका कॉमन हाई कोर्ट है। यस, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ का एक कॉमन हाई कोर्ट है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैज हाई कोर्ट ऑफ इट्स ऑन। यस, दिल्ली एक ऐसी यूटी है जिसका अपना हाई कोर्ट है, राइट? सो हियर all the 3 statements are right. Okay, and right answer will be option C. Moving to the next question. Which one of the following high courts has its jurisdiction over more than one state or union territory? Okay, मैंने आपसे अभी बताया था ना कि इस तरह ये क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है। जितने भी इस तरह के हाई कोर्ट्स हैं जिनका जुरिसडिक्शन अपने स्टेट से बाहर भी है, राइट, जहां वो सिचुएटेड है उससे बाहर भी है, तो वो लिस्ट आप एक बार देख लो। ये ज्यादा है नहीं, 5-6 है, ठीक है? तो वो आपको याद हो जाएगा आसानी से। विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स हैज इट्स जुरिसडिक्शन ओवर मोर देन वन? यहाँ पे 4 हाई कोर्ट्स दिए हुए हैं और आपको बताना है कि किसका जुरिसडिक्शन अपने स्टेट से बाहर भी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट, नो, इसका जुरिसडिक्शन केवल यूपी तक है। दिल्ली, नो। गुजरात, नो, इनका जुरिसडिक्शन केवल गुजरात में है। बॉम्बे, यस, डेफिनेटली बॉम्बे। बॉम्बे का जुरिसडिक्शन कहां कहां पे है? दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली प्लस गोवा, ये सब मुंबई हाई कोर्ट के अंडर में आता है। दमन एंड दीव एंड दादरा, नागर हवेली एंड गोवा, तो मुंबई हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन इन सब पे लागू होता है। ओके, सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया हैव जुरिसडिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट? ओके, jurisdiction over more than one state, और आगे क्या इसमें लिखा हुआ है, यूटीज आर नॉट इंक्लूडेड, मतलब केवल स्टेट की बात हो रही है, यूटीज की बात नहीं हो रही है, राइट? कौन कौन से स्टेट हैं, कितने हाई कोर्ट्स हैं? इट्स 3। हियर राइट आंसर विल बी 3। 3 हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जिनका जुरिसडिक्शन अपने से ज्यादा है, राइट? मतलब जिसमें एक तो गुवाहाटी है, ठीक है? गुवाहाटी का जुरिसडिक्शन अरुणाचल प्रदेश में भी है, नागालैंड में भी है एंड मिजोरम में भी है, राइट? तो गुवाहाटी तो है।
बाकी 3 है, आंसर इज 3, बाकी मुझे सारे याद नहीं आ रहे हैं, बट हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, राइट 3। यूटीज को अगर इंक्लूड कर ले तब बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तब आई थिंक इट्स 7, राइट। बट अगर यूटीज को छोड़ के अगर यूटीज को इंक्लूड ना करें तो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ओके, नाउ which one of the following is not the main jurisdiction of the high court of a state? Okay, हाई कोर्ट का इनमें से क्या जुरिस्डिक्शन, हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में इनमें से क्या नहीं आता है? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बिल्कुल आता है, सुपरवाइजरी यस, एपीलेट जुरिस्डिक्शन यस, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन नहीं आता है। ये केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 143। इट मींस व्हाट? सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर और प्रेसिडेंट हैज द पावर to seek advice from the Supreme Court on any legal issue, right? तो ये जो पावर है प्रेसिडेंट की एडवाइस लेने की, वो केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। ऐसी कोई पैरेलल पावर हाई कोर्ट के पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि गवर्नर हाई कोर्ट से एडवाइस लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। तो ये नहीं है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, राइट। बाकी सब है, ओरिजिनल भी है, सुपरवाइजरी भी है, एपीलेट जुरिस्डिक्शन भी है। सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ये आपको याद रखना है कि हाई कोर्ट्स के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन नहीं होती है, राइट। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following high courts has the largest number of benches? Okay, कोलकाता हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, इट्स गुवाहाटी हाई कोर्ट। यहां गुवाहाटी हाई कोर्ट हो जाएगा। इनके 3 बेंच हैं, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, एजोल एंड कोहिमा, राइट। So Guwahati High Court, yes, here option D is the right answer, right. Bombay High Court, दादरा नागर हवेली दमन एंड दीव, ये तो अब एक यूटी हो गया और एक गोवा में है। सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, गुवाहाटी हाई कोर्ट। ओके, नाउ मुझे ये नहीं याद आ रहा है कि दमन एंड दीव और दादरा नागर हवेली दोनों में अलग अलग बेंच है क्या, क्योंकि अब ये एक यूटी हो गया है। तो अभी बेंचेस मर्ज हो गए हैं या अलग अलग हैं? अभी अलग अलग बेंचेस हैं, राइट। मैं अगर अलग अलग बेंचेस हैं देन ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि पहले अलग अलग बेंचेस थे। दादरा नागर हवेली में अलग था, दमन एंड दीव में अलग था, और गोवा हाई कोर्ट में अलग। तो मतलब इसके भी 3 बेंचेस थे। गुवाहाटी हाई कोर्ट के तो 3 बेंच हैं ही, राइट। बट अभी दादरा नागर हवेली और दमन एंड दीव ये मर्ज होके एक यूटी मान लिया गया है। तो बेंचेस भी मर्ज हुए हैं कि नहीं ये मैं कंफर्म नहीं हूं, राइट। इसको आप चेक करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क होगा, राइट। तो ये आपके लिए होमवर्क है। अगर ऐसा है देन ये क्वेश्चन गलत है, तब दोनों के ही 3-3 बेंचेस हो जाएंगे, राइट। और अगर ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है, राइट, देन आंसर विल बी गुवाहाटी हाई कोर्ट। तब ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोनों की बेंचेस मर्ज हो गई होंगी, दादरा नागर हवेली और दमन एंड दीव, अगर वो कहीं एक जगह उनकी बेंच एस्टेब्लिश कर दी गई होगी, तब फिर इसके 2 ही बेंच हैं। अदरवाइज इसके भी 3 थे। अभी रिसेंट क्या है ये मुझे कंफर्म नहीं है, राइट। तो जो भी है मैंने इतना डिटेल आपको बता दिया, ठीक है। तो आप इसे एक बार आप चेक कर लेना कि बॉम्बे हाई कोर्ट की कितनी बेंचेस हैं। अगर इसके भी 3 हैं तो इसमें 2 ऑप्शन सही हैं, सी एंड डी बोथ आर राइट आउट। तब फिर ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके 2 सही आंसर होंगे, राइट। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है जिसके 2 आंसर सही हो जाए, तो अक्सर क्या होता है, कमीशन क्या करती है, वो फिर दोनों को टिक करने वालों को ही मार्क्स दे देती है, राइट। इधर क्वेश्चन विल बी कैंसिल्ड और दोज हु हैव ऑप्टेड सी और डी बोथ विल गेट द फुल मार्क्स, राइट। तो दोनों को ही मार्क्स मिल जाएंगे।
तो अगर ऐसा है तो राइट, इसे आप एक बार चेक करना, ये आपका होमवर्क है, ओके। और अगर ये हो चुका होगा देन गुवाहाटी हाई कोर्ट, ओके। तो मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आप इसे एक बार चेक कर देना, राइट। क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूं और मान लो कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, राइट, तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जहां पे मुझे अगर कोई एम्बिग्विटी है तो फिर मैं उसे आपको कन्वे करूं, राइट। आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा वैसे भी प्रैक्टिस सेशन है। एग्जामिनेशन जब एक्चुअल एग्जाम आप दे रहे हो तो वहां पे कोई आंसर गलत नहीं होना चाहिए, ओके। सो और वैसे भी आपको ये पूरा पढ़ना ही है कि कौन से हाई कोर्ट के बेंचेस कहां कहां है। सो इसे आप एक बार चेक कर लेना, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस वन। Which one of the following writs examine the functioning of the subordinate court? Writs को मैं मतलब प्रीवियस सेशन में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, फंडामेंटल राइट वाला। यहां पे क्या है, फंक्शनिंग ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट, मतलब हायर कोर्ट लोअर कोर्ट्स को, ठीक है, अपने से लोअर कोर्ट्स को कौन सा रिट इशू करता है, उनके फंक्शनिंग उसको उनके फंक्शनिंग को चेक करने के लिए। So it will be option C, writ of certiorari, right? Option C, writ of certiorari. The power of High Court to issue writ covers, okay. High Court किन मामलों में रिट इशू कर सकता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, राइट। द पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट कवर्स constitutional right, yes. Statutory right, yes. High court, fundamental, yes. All the above, all the above, right. High court ये तो तीनों तरह के राइट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, स्टेट्यूटरी राइट्स और एफआर फंडामेंटल राइट, तीनों को ही प्रोटेक्ट करने के लिए रिट इशू कर सकता है, राइट। अगर यहां पे हाई कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट होता, राइट, तो इसका आंसर क्या हो जाता, ओनली ऑप्शन सी। सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही रिट इशू कर सकता है। हाई कोर्ट किसी भी तरह का राइट हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रिट इशू कर सकता है, राइट। सो ये है, ओके। इट मींस व्हाट, द रिट इशूइंग पावर ऑफ हाई कोर्ट एज फार एज दिस इज subject matter is concerned is more wider than the Supreme Court, right? वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा वाइड है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल एफआर के कॉन्टेक्स्ट में रिट इशू करता है। हाई कोर्ट इन तीनों ही राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिट इशू कर सकता है, ओके। सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल द अबव। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statement and select the correct answer from the code given below. Reason assertion का क्वेश्चन है, पहले assertion है then reason देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, हाई कोर्ट्स आर इन बेटर पोजीशन टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ द इंडियन सिटीजन देन द सुप्रीम कोर्ट। यस, अभी जो मैं लास्ट क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि हाई कोर्ट के पास ज्यादा वाइड रिट इशूइंग पावर होती है, किसी भी तरह के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए रिट इशू कर सकता है। वेयर एज सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट ओनली एंड ओनली टू प्रोटेक्ट एफआर फंडामेंटल राइट, ओके। तो ये तो सही है, ये तो सही है। आर क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स टू प्रोटेक्ट ओनली एफआर, बिल्कुल सही है, और दोनों एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, राइट। क्यों हाई कोर्ट बेटर पोजीशन में है, बिकॉज ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट केवल एफआर के को प्रोटेक्ट करने के लिए रिट इशू कर सकता है, ओके। और हाई कोर्ट किसी भी तरह के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए रिट इशू कर सकता है। तो यहां पे क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। यस, ए इज द राइट आंसर, हियर ए इज द राइट आंसर, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Against which judge the Rajya Sabha passed the motion of impeachment, okay, ठीक है, in 2011, but he resigned to save himself before it could be passed by the Lok Sabha.
किस जज के अगेंस्ट राज्यसभा ने इंपीचमेंट का मोशन जो है पास किया था, राइट? फिर वो लोकसभा में जाता और पास हो जाता, तो उनको इंपीचमेंट, इनफैक्ट द वर्ड इंपीचमेंट हियर इज रॉन्ग। ये वर्ड केवल प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, राइट? तो यहां पे रिमूवल होना चाहिए था। इंपीचमेंट, द वर्ड, दिस वर्ड इंपीचमेंट इज यूज ओनली फॉर द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, राइट? केवल उनके लिए इंपीचमेंट वर्ड का यूज किया जाता है, अदरवाइज बाकी सबके लिए रिमूवल वर्ड का यूज होना चाहिए। बट ओके, यहां पे लिखा हुआ है, कई बुक्स में भी लिखा होता है, जो कि सही नहीं है, गलत है, राइट? तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि राज्यसभा ने किस जज को रिमूव करने के लिए इंपीचमेंट का मोशन पास कर दिया था और उन्होंने उससे पहले ही रिजाइन कर दिया। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जस्टिस सौमित्र सेन। जस्टिस सौमित्र सेन थे, राइट? और अच्छा है उन्होंने रिजाइन कर दिया, नहीं तो एक बैड रीजन की वजह से उनका नाम जीएस की बुक में आ जाता। बच्चे हमेशा याद करते कि वो सिंगल जज कौन सा है जिसे रिमूव किया गया कोर्ट से, ठीक है? तो इससे पहले कि ऐसा हो, उन्होंने खुद ही रिजाइन कर दिया। ओके, सो हियर राइट आंसर, क्योंकि ये तो होना ही था। ओके, सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां पे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें क्या बताना है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा सही है, देखते हैं। The mode of removal of the judges of the High Court in India is same as that of removal of judges of Supreme Court. Yes, चाहे हाई कोर्ट के जज को हटाना हो तो भी वही प्रोसीजर है। उनको भी पार्लियामेंट के दोनों सेशन से स्पेशल मेजॉरिटी से रिजोल्यूशन पास करके हटाया जा सकता है। चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना हो, दोनों को रिमूव करने का बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, जज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, राइट? सो हियर फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये तो सही है। What second is saying? After retirement from the office, a permanent judge of high court, okay, cannot plead or act in any court or before any authority in India. Permanent judge of high court, ये गलत है। Any court or any और बिफोर एनी अथॉरिटी, ये गलत है। इसमें क्या कह रहा है कि रिटायरमेंट के बाद जो हाई कोर्ट के जज हैं, वो किसी भी कोर्ट में या किसी भी अथॉरिटी के सामने वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है? इसका सिंपली सा मतलब है कि वो लीगल प्रैक्टिस नहीं कर सकते एज एन एडवोकेट, ठीक है? किसी और कोर्ट में, मतलब किसी भी कोर्ट में इंडिया के या किसी भी, इनफैक्ट दिस इज नॉट करेक्ट। वो उस कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते जिसमें, जहां से वो हाई कोर्ट एज ए जज वो रिटायर हुए हैं। जिस हाई कोर्ट में वो जज थे, उस हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, राइट? उसके अलावा किसी और हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट? सो हियर अगर यही सुप्रीम कोर्ट होता तो सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर क्या होता? फिर यहां हाई कोर्ट की जगह अगर हम सुप्रीम कोर्ट लिख दें तो फिर ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट से अगर आप रिटायर हो रहे तो फिर आप कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, राइट? नीदर इन एनी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, राइट? यहां पे अगर हाई कोर्ट से आप, तो उस हाई कोर्ट को छोड़ के आप बाकी जगह कर सकते हैं, लोअर कोर्ट में नहीं कर सकते। आप बाकी हाई कोर्ट में जिससे रिटायर हुए हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट हाई कोर्ट, यू कैन प्लीड और एक्ट इन अदर हाई कोर्ट्स और इन सुप्रीम कोर्ट, राइट? नॉट इन लोअर कोर्ट। तो ये है, तो यहां पे केवल पहला ही सही है, राइट? तो यहां हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A high court judge addresses his letter of resignation to, okay, high court का जज, हाई कोर्ट का जज
रिजाइन करता है तो किसे एड्रेस करता है, राइट? वेरी सिंपल फैक्ट, चाहे हाई कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, वो किसे अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं, किसे एड्रेस करते हैं? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यही अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है, यही अपॉइंट करता है और उन्हें रिजाइन भी करना होता है, तो फिर वो अपना रेजिग्नेशन किसे देते हैं? प्रेसिडेंट। ओके, सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन विल बी, name the chairman of the law commission. Okay, chairman of the law commission who advocated that 1/3 of the judges, okay, 1/3 of the judges in each high court should be from another state. Okay, ठीक है। ये कह रहा है कि उस चेयरमैन का नाम बताइए लॉ कमीशन के जिसने ये रिकमेंड किया था कि हर हाई कोर्ट में कम से कम 1/3 जजेस उस पर्टिकुलर स्टेट के ना हो जहां वो हाई कोर्ट सिचुएटेड है, राइट? यही बोल रहा है ना, 1/3 ऑफ द जजेस इन ईच हाई कोर्ट शुड बी फ्रॉम अनदर स्टेट। 1/3 जजेस हर हाई कोर्ट में दूसरे स्टेट के हो, राइट? मतलब एटलीस्ट, इससे ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम हर स्टेट में कम से कम 1/3 जजेस वो उस स्टेट के ना हो, किसी दूसरे स्टेट के हो, राइट? फ्रॉम अनदर स्टेट। ओके, ये रिकमेंडेशन किसने दिया था? ये रिकमेंडेशन दिया था जस्टिस HR खन्ना ने, राइट? जस्टिस HR खन्ना, इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन, राइट? और इन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया था कि हर हाई कोर्ट में कम से कम 1/3 जजेस वो उस हाई कोर्ट के नहीं होने, उस स्टेट के नहीं होने चाहिए, राइट? सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ओके, और जस्टिस HR खन्ना वैसे भी बहुत ही फेमस है, केशवानंद भारती केस में भी थे ये। ओके, ADM जबलपुर केस जिसे हेबस कॉर्पस केस, दीज आर लैंडमार्क केसेस इन द हिस्ट्री ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और उसमें ये जज थे, राइट? और बाद में इनकी सीनियरिटी को बाईपास करके MS बेग को इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के समय में उनको सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बना दिया गया था, तो उसके अपोज में, उसके प्रोटेस्ट में उन्होंने रिजाइन भी कर दिया था, राइट? तो he is very known personality. Now next question is, in the following question there are two statement, ठीक है? रीजन असर्शन का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है? The district judge is the highest judicial authority in the district. Yes, very true. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे बड़ी जुडिशियल अथॉरिटी कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट जज, सही है। द डिस्ट्रिक्ट जज हैज बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ही हैज आल्सो सुपरवाइजरी पावर, ठीक है? जुडिशियल पावर होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी होती है, यस। कोर्ट को एडमिनिस्टर करने की पावर, या अपने से लोअर जो कोर्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनको एडमिनिस्टर करने की पावर, ओके। ही हैज आल्सो सुपरवाइजरी पावर, ठीक है, सुपरवाइजरी पावर ओवर ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है, दोनों ही सही है। हाँ, यस, और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होता है डिस्ट्रिक्ट में, क्यों होता है? क्योंकि उसके पास ये सारी पावर्स होती है, ओके। सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन, एंड आर इज करेक्ट, यस, ऑप्शन ए। ये दोनों इंडिविजुअली भी सही है और आर जो है वो ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है, राइट? So here A will be the right answer. Now next question on your screen is this one. The term district judge, okay, the term district judge is mentioned in which of the following article of the, okay, किस आर्टिकल में डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में लिखा हुआ है, उनके अपॉइंटमेंट वगैरह के बारे में, ठीक है? किस आर्टिकल में लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में? इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में आपको पता होना चाहिए। इट इज आर्टिकल 233, राइट? आर्टिकल 233 में डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट और ये सारे प्रमोशन वगैरह इन सब के बारे में लिखा हुआ है, राइट? सो इट इज, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा आर्टिकल डिस्ट्रिक्ट जज से रिलेटेड है, इट इज आर्टिकल 233, राइट? 233, ओके।
ओके, ठीक है। सो ये एक छोटा सा टॉपिक था, राइट। हाई कोर्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट ऑलमोस्ट हमने जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे वो सारे ही कवर किए इसमें, ओके। और मोस्टली ये फैक्चुअल ही था, तो आई होप कि ये आपका अच्छा, मैं तो मान के चलता हूं कि आप एक तरीके से टेस्ट दे रहे हैं, इसीलिए मैं इमीडिएट आंसर नहीं बताता, थोड़ा सा पॉज लेता हूं, ठीक है, उसके बाद ही आंसर बताता हूं। तो आई होप ये सेशन आपका अच्छा गया होगा। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए आप बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर इसमें तो ये 19 क्वेश्चन थे, तो एटलीस्ट 16-17 क्वेश्चन तो आपके सही, एक दो ह्यूमन एरर हो सकता है, बट इतने क्वेश्चन, और अगर 15 से कम क्वेश्चन सही हुए, ठीक है, तो आप एक बार फिर से इस टॉपिक को रिवाइज करिए, राइट, क्योंकि डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर है, ओवरऑल जुडिशरी का कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर है, राइट, तो हाई कोर्ट तो बस एक छोटा सा टॉपिक है, तो इसे आप एक बार फिर रिवाइज करिए, राइट, और हो सके तो आप इसे फिर से देखिए अगर जरूरत पड़े तो। आज का सेशन बस इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में फिर एक ऐसा ही कोई शानदार टॉपिक लेकर आएंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट, और उसके टॉप एमसीक्यूज हम यहां पर आपके साथ डिस्कस करेंगे, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।